पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस यानी बिजनेस में आपको कहाँ से आप पैसे लेके आ रहे हो उसे उस स्ट्रीम को या फिर उस चीज़ को हम सोर्सेस कहते हैं कि कहाँ से मैं इक्विटी शेयर से लेके आऊँ, प्रेफरेंस शेयर से, या फिर मैं कुछ बॉन्ड्स है मेरे पास उसको मैं बेचूँ या फिर ख़रीदूँ, तो वहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, पैसे यानी फाइनेंस में इकट्ठा कर सकती हूँ। यही हम पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनी इन्वेंशन टुक प्लेस। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी इंडस्ट्री में बहुत सारे नए चीज़ें लेके आए और नए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीज़ें क्या हुई, चेंजेस आई। मैकेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन रिजल्टेड इन द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। अब मैकेनाइजेशन यानी मशीन्स नए लेके आए, न्यू टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है तो उसकी वजह से न्यू मशीनरीज वो लेके आए, तो जिससे क्या होगा कि जो बिजनेस है उसकी जो साइज़ है वो भी इंक्रीज होगी। फॉर ईच फंक्शन द नीड्स अराइज फॉर डिफरेंट स्पेशलिस्ट। अब सभी जगहों पर सभी फंक्शन के लिए हमें नए नए स्पेशलिस्ट उसके लिए अपॉइंट करने ही पड़ते। फॉर दिस रीज़न स्पेशलाइजेशन इन द बिजनेस यूनिट बिकम एसेंशियल एंड दिस रिजल्टेड इन हाई प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब स्पेशलाइजेशन सभी फील्ड में चाहिए तो इसके लिए हमें हाई प्रोपोर्शन यानी उसमें बहुत अच्छे से प्रोडक्ट भी हमें प्रोड्यूस करना पड़ा। दिस नेसेसिटेड हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस यूनिट। अब इसकी वजह से वो नेसेसरी हो गया कि हमें हाई इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में डालना ही होगा, जिसका हमें यूज़ करना ही होगा। दिस बिकेम इम्पॉसिबल फॉर वन ग्रुप ऑफ पीपल इन इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टास्क रिस्क। अब ये इम्पॉसिबल है कि सिर्फ पहले हमने जो कैपिटल लेके आए बस उससे हो जाएगा और रिस्क हम उसको बेयर नहीं करेंगे तो वो चला जाएगा, पर अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बिजनेस है वो बहुत ही बड़ा हो गया है। उसकी वजह से जितना बड़ा वो लार्ज होगा उतना ही हमें फाइनेंस उसमें चाहिए होगा। एज अ रिजल्ट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एक्सिस्टेंस। अब अलग अलग टाइप्स के जो बिजनेस थे वो अस्तित्व में आए और उसके बाद इसी वजह से ही उसमें फाइनेंस भी ज़्यादा लगने लगा। देन मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब बिजनेस फाइनेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग व्यू पॉइंट द टर्म कैपिटल हैज़ नैरो मीनिंग। अब अकाउंटिंग के हिसाब से हम देखें तो उसका जिस इतना ही मीनिंग वो बहुत ही नैरो मीनिंग निकलता है। फ्रॉम द accounting viewpoint capital means amount of cash, assets, goods invested in business, but in commerce the word capital has wider meaning. Capital includes the amount invested by owner in the business. अब अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो वो क्या है, एक पैसा है, एसेट्स है, गुड्स है, वो जो हम इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में। बट इन सेंस ऑफ हम कॉमर्स की तरह नज़रिए से देखें तो उसका बहुत ही बड़ा मीनिंग निकलता है, बहुत ही वाइड है। अब वो क्या होता है कि हम पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑनर कहाँ पर कर रहा है उसके हिसाब। दैट कैपिटल इंक्लूड्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन द बिजनेस एंड द बोरोड फंड्स फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंस सोर्सेस। Thus, in broad meaning, capital means the fund raised to satisfy the various financial requirements of the business. अब in short हम क्या कह सकते हैं कि जो कैपिटल होता है वो क्या है बिजनेस के लिए, वो एक ऐसा सोर्स जो उसे सेटिस्फाई करता है जहाँ पर भी पैसों की कमी हो, फाइनेंशियल हेल्प हमें सोर्स बिजनेस फाइनेंस में मिलता है, वो उसका हमें यूज़ करना ही होगा, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। अब नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस यानी आप इम्पोर्टेंस भी कह सकते हो। कैपिटल रिक्वायरमेंट is of most important to carry out each activities of business unit effectively. अब फाइनेंस के बिना कोई भी फंक्शन बिजनेस का नहीं चल सकता, इसीलिए हमें उसमें पैसे, फाइनेंस यानी आप इन शॉर्ट कह सकते हो मनी, जो हमें चाहिए, जिसके वजह से जिसके बिना आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ना ही रन कर सकते हो प्रॉपरली। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग नीड फॉर कैपिटल फॉर एस्टैब्लिशिंग बिजनेस, यानी जब हमें जो स्टार्ट करना है बिजनेस तब भी हमें कैपिटल का चाहिए, तब हम फाइनेंस कहाँ से इकट्ठा करते हैं उसके बारे में। वेरियस एक्सपेंसेस आर टू बी इंकर्ड टू एस्टैब्लिश द बिजनेस यूनिट। Capital is required to meet the expenditure like conducting primary and
extensive research to prepare document like certificate of registration, fees of experts in the field of law, registration fee etc. अब जब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तब उसे बहुत सारी चीज़ें, एक तो कैपिटल चाहिए, देन आपको प्राइमरी यानी आसपास में आप सभी में पूछोगे, देन रिसर्च करोगे, उसमें भी आपको पैसे डालने पड़ते हैं, देन आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रार है, फीस आपको लॉ के हिसाब से जो भी आपने लॉयर होल्ड किया हो उनको आपको फ़ी भरना पड़ेगा, देन रजिस्ट्रेशन फ़ीस होते बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के, तो इस सब में फाइनेंस की ज़रूरत होती ही है। देन सेकेंड इज़ फॉर परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स यानी मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब फिक्स एसेट्स में आते हैं, तो उसको भी खरीदने के लिए आपके पास फाइनेंस होना चाहिए। द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स उसे कहा जाता है जो लंबे समय तक हम उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी एसेट्स में, उसे फिक्स्ड एसेट्स कहा जाता है। जो फिक्स्ड होता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इन दिस टाइप ऑफ एसेट्स फ्रिक्वेंट चेंज इज नॉट पॉसिबल। उसमें कोई भी चेंजेस आप हो ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं पाओगे। लॉन्ग टर्म फाइनेंस इन लार्ज प्रोपोर्शन इज नीडेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल एक्सेट्रा। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस में कौन कौन सी लार्ज सारी चीज़ें आती है, वो है फिक्स एसेट्स में लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल है एक्सेट्रा। आप ऐसा नहीं कर सकते जहाँ पर मैंने बिजनेस का सेटअप किया है, प्रोडक्शन यूनिट है, तो मुझे अब यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कहीं पर और शिफ्ट करूँ, नहीं कर सकते आप। बिल्डिंग है, इसमें जो भी चीज़ें हैं फिक्स एसेट्स यानी वो वहीं पर फिक्स्ड ही रहेगा, आप उसको हिला नहीं सकते। फॉर करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज स्मूथली इन द बिजनेस। Working capital is needed for the purchase of raw material, to pay salary and wages, to make payment for services, assisting trade and to invest the stock of finished goods. अब current assets क्या होता है? current assets यानी जो चीज़ें हमें डे टू डे लाइफ में आपको उसमें ज़रूरी होती है उसको करंट एसेट्स में आते हैं। ओके जिसमें वर्किंग कैपिटल जो होता है वो मेन होता है कि उसमें जो पैसे, अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, आप करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट एसेट्स को माइनस करोगे, जो अमाउंट आपके पास आती है वो वर्किंग कैपिटल होता है। अब वर्किंग कैपिटल का वो क्या करते हैं, वो सारे जो भी छोटे छोटे एक्टिविटीज़ डे टू डे लाइफ में उनके आते हैं उसमें वो उसका यूज़ करते हैं। फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल, सैलरी देना, वेजेस देना, देन छोटे मोटे जो सर्विसेज आपने किए उसके पेमेंट करना, तो ये करंट एसेट्स में से हम उसको फाइनेंस हमें चाहिए होता है। फॉर मॉडर्नाइजेशन एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, अब हमारा जो बिजनेस है वो बहुत पुराना हो जाए तो क्या होगा, कोई भी चीज़ें जो है हमारी वो प्रोडक्शन जो है वो स्लो हो जाएगी। इसकी वजह से हमें अपना जो कंपनी है उसे बड़ा बनाना होता है, उसमें नए चीज़ें लेके आनी होती है, तो तब भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज प्रोपोर्शन ड्यू टू न्यू इन्वेंशन फॉर मॉडर्नाइजेशन एक्सपांशन एंड टू एडॉप्ट न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन द बिजनेस। जो भी चेंजेस आएंगे, कोई न्यू इन्वेंशन है या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट है, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो ये सब हमें यूज़ करना होगा अपने कंपनी में, हमारे बिजनेस में, तब भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत होगी। फॉर एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट, अब कुछ ऐसा हो कि जो अचानक से हो जाए और हम कंट्रोल ना कर पाए, तो तब भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। देयर आर मैनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर विच अफेक्ट द बिजनेस यूनिट, ड्यू टू विच रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल अराइज टू मीट द फैक्टर्स लाइक एम्प्लॉयज स्ट्राइक, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ट्रेड साइकिल, नेचुरल डिजास्टर एक्सेट्रा। ओके अब एक्सीडेंटल कौन से, अब इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं, कभी कंपनी में ऐसा हो कि सभी जो एम्प्लॉयज़ वो स्ट्राइक में बैठ गए। देन एक्सटर्नल फैक्टर आप किसको कह सकते हो, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ चेंजेस, जैसे 2018 में जीएसटी सीएसटी आई थी तो उसकी वजह से बहुत सारी चेंजेस आई थी। देन ट्रेड साइकिल में, ट्रेड साइकिल यानी जब आप स्टार्ट करते हो तब आपका प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा स्लो होता है, देन धीरे धीरे वो हाई तक, अब अचानक से ऐसा हो कि आपने ड्रॉप हो गया, यानी आपके जो कंपनी का जो प्रोडक्शन होता था, जो सेल होती थी उसमें डिक्रीज आ जाना, उसे ट्रेड साइकिल कहा जाता है। दैन नेचुरल डिजास्टर, कुछ अर्थक्वेक, सुनामी, वो सब आ जाए तो वो भी इफेक्ट करता है किसी भी बिजनेस यूनिट को, तब भी हमें इमरजेंसी में फाइनेंस चाहिए होता है।
Then important in finance in business form. Finance in such an axis around which all financial activities rotate. अब फाइनेंस क्या होता है, उसके आसपास सारे जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो होती है छोटी मोटी जगह पर जहाँ पर हमें पैसे डालने पड़ते हैं वो सारी उसके आसपास ही घूमती हैं. कैपिटल कैन बी कंपेयर्ड विथ ह्यूमन ब्लड. अब कैपिटल को हम किसके साथ, ह्यूमन ब्लड के जैसे हमारे बॉडी में पूरे पार्ट्स में ब्लड रोटेट होता है वैसे ही कैपिटल जो है वो पूरे बिजनेस को रन करता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल इन बिजनेस यूनिट. जैसे ब्लड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वैसे ही कैपिटल जो है वो किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए इम्पॉर्टेंट है. टू रन ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस ऑन टाइम अ प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम इज इनविटेबल. अब किसी भी बिजनेस में सभी एक्टिविटीज स्मूथली रन करे उसके टाइम पर ही, ऐसा नहीं कि जब हमें करना था तब हम ना करें, पर टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हो तब हमें फाइनेंशियल सिस्टम की ज़रूरत होती ही है. विदाउट कैपिटल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस यूनिट इज़ इम्पॉसिबल. अब कैपिटल के बिना, अब कैपिटल आप नहीं इन्वेस्ट करोगे अपनी कंपनी में तो आप कहाँ से परचेस और सेल करोगे. आप परचेस पहले करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे, उसके लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती ही है. अमाउंट ऑफ फाइनेंस इज लिमिटेड एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस आर मैनी. अब फाइनेंस हमें बहुत ही कम, कभी लिमिटेड ही चाहिए होती है, बट उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स यानी आपको बहुत दूसरे भी ऑप्शंस मिलते हैं. जैसे हम सॉफ्ट ड्रिंक लेने जाए तो वहाँ पर हमारे पास पेप्सी होता है, थम्स अप होता है, फैंटा होता है, तो वो सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि हम ये नहीं, हमारे पास दूसरे भी ऑप्शन है. ऐसा कंपल्सरी नहीं कि आप यही वाला प्रोडक्ट आप कंज्यूम करोगे. वैसे ही फाइनेंस में भी बहुत सारे दूसरे ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शंस उनको दिए जाते हैं. Therefore, the use of funds should be done optimally. अब जब भी हम फंड ले, फाइनेंस हो गया, उसके बाद जो फंड होगा हमारे पास उसको हम अच्छी तरीके से यूज़ करें, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है. ड्यू टू नॉन अवेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड बिजनेस हैज़ टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़. अब सफिशिएंट फंड ही ना हो उनके पास, जितना होना चाहिए उससे भी बहुत कम है उनके पास, तो उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है. क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस यूनिट इज़ अफेक्टेड इफ़ देयर इज़ डिले इन मेकिंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स. अब उन्होंने कहीं से उधार लिया है तो वो क्रेडिटर है. अब क्रेडिटर को वो टाइम टू टाइम उनको पैसे नहीं देंगे, पेमेंट नहीं देंगे, तो क्या होगा, जो क्रेडिटर्स है उनके दिमाग में ये कंपनी, ये जो बिज़नेस है उसकी क्या इम्पैक्ट होगी, नेगेटिव इम्पैक्ट होगी. Sometimes the firm has to ignore the opportunity of high profit investment, overlook the advantage of cash discount, face difficulty in timely purchase of raw material etc. अब कभी कभी वो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसे इग्नोर करते हैं, जैसे कि हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट, यानी यहाँ ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जहाँ से उनको हाई प्रॉफिट मिलेगा, पर वो कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं. देन एडवांटेजेस तो उनको मिल रहे हैं कैश डिस्काउंट से, उसको भी वो नहीं देखते, ओवरलुक कर देते हैं. देन कभी कभी वो टाइमली जो भी रॉ मटेरियल उनको परचेस करना होता है वो उस समय पर नहीं करते, तो क्या होगा, जब उसके बाद जब वो टाइम चला जाएगा उसके बाद हो जाएंगे तो शायद उसके जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे. देन 8.2 इज ऑनर्स फंड. अब ऑनर्स फंड्स के अंदर 3 डिवीजन होते हैं. फर्स्ट इज इक्विटी शेयर, सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन प्रॉफिट या फिर प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट आप कह सकते हो. इन इक्विटी शेयर देयर आर 3 टाइप्स: ordinary equity share, sweat equity share and other equity shares. In preference share there are 2 types: redeemable preference shares to be redeemed before 20 years or redeemable preference shares to be redeemed after 20 years. And then in that first equity shares, of meaning the shares having last right to receive dividend as well as capital as compared to preference share are known as equity share. ओके अब इक्विटी शेयर किसे कहा जाता है, एक हमें राइट मिलता है जो हम डिविडेंड हमें रिसीव होता है एज वेल एज कैपिटल भी हमें मिलता है एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर से हमें ज़्यादा मिलता है उसमें, इसीलिए उसे इक्विटी शेयर्स कहा जाता है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रू ऑनर, दिस टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स are called true owners of company or faithful companions because they take more risk than preference shares. अब जो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको एक ट्रू ऑनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा रिस्क होता है एज कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स. ओके देन राइट टू वोट, इक्विटी होल्डर्स हैव राइट टू कास्ट वोट्स एज पर शेयर्स हेल्ड बाय देम.
अब इक्विटी शेयर्स जिसके पास होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको राइट भी मिलता है वोट करने के लिए। उनके पास जितने शेयर्स होंगे उनको देखने के बाद जिसके पास हाईएस्ट शेयर्स होंगे तो उसको ज़्यादा हक मिलेंगे, ज़्यादा राइट्स भी मिलेंगे। देन रेट ऑफ डिविडेंड फॉर सच शेयर होल्डर्स द डिविडेंड एंड द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। अब कभी कभी इक्विटी शेयर्स में ऐसा होता है कि जो डिविडेंड उनको मिलना चाहिए वो कभी भी फिक्स नहीं होता। इफ़ उस कंपनी में एक साल बहुत प्रॉफिट हुआ तो तब उनको एक साथ मिल जाएगा या फिर ज़्यादा मिलेगा। एंड देन द कंपनी or business faces loss, on that situation they will get less rate of return in dividend. Then profit related, dividend receivables to such shareholders is related with profit, hence dividend will increase or decrease with profit. अभी जो मैंने आपको कहा वही पॉइंट फिर से रिपीट हुआ कि प्रॉफिट रिलेटेड ही डिविडेंड उनको रिसीव होगा। इफ कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो ज़्यादा मिलेगा, लॉस हुआ है तो डिक्रीज होगा, यानी उसमें इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। उसमें कुछ भी फिक्स डिविडेंड रेट उनको मिलेगा वो कुछ भी फिक्स नहीं होता है। देन जनरल मीटिंग, these shareholders have right to attend the general meeting, vote and elect the directors. अब जिसके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है उनको राइट मिलते हैं कि वो जनरल मीटिंग यानी साल में 2 बार या 3 बार वो हेल्ड होती है जहाँ पर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। अब उसमें शेयर होल्डर्स को राइट मिलता है कि वो वोट भी करे एंड इलेक्ट भी करे डायरेक्टर्स को। देन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जनरली द शेयर कैपिटल इज नॉट रीपेड ड्यूरिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ द कंपनी। अब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कब होगा? जब वो कंपनी बंद होने के लिए आई यानी डिसोल्यूशन करना हो तब। बाकी वो जब तक रन कर रही है स्मूथली ऑन दैट टाइम दे कैन नॉट रीपेड द कैपिटल टू देयर ऑनर। ओके, देन डिसोल्यूशन यानी लिक्विडेशन भी आप कह सकते हो। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कैपिटल इज रीपेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इफ सरप्लस फंड्स आर अवेलेबल। अब जब लिक्विडेशन यानी कंपनी को हमें बंद कर देना है उस समय सबसे पहले हम रीपेमेंट किसको करते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद आपके पास सरप्लस अमाउंट यानी आपके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे बचते हो तो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर सकते हो। देन शेयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन, if there is a provision in the memorandum and directors have given consent to become the elected director of company, then this share is considered as share of qualification. अब उनको मेमोरेंडम के हिसाब से डायरेक्टर्स को ऐसे कहा गया है कि आप इलेक्ट करोगे और शेयर्स आपके हिसाब से होंगे तो उसको शेयर क्वालिफिकेशन कहा जाएगा। देन कैपिटल बेनिफिट्स, दिस शेयर होल्डर्स रिसीव वेरियस बेनिफिट्स, राइट शेयर, bonus share, benefit arising due to increase in the share price in market etc. called capital benefits. अब इनमें कौन कौन सी राइट शेयर्स यानी जिसको जितने हक है जिसके राइट के हिसाब से उनको उतने शेयर्स मिलेंगे। देन बोनस शेयर्स भी मिल सकते हैं यानी एक्स्ट्रा उनको शेयर दिया गया है उस साल, जैसे कि कोई भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो उसमें जो एक्स्ट्रा जो उनके पास जो शेयर्स बचे हैं जो पैसे बचे हैं वो उनको दे दें। देन बेनिफिट अराइजिंग ड्यू टू शेयर प्राइस, अब इंक्रीज जब हो मार्केट प्राइस जब इंक्रीज होती है फेस वैल्यू से, जैसे कि फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और मार्केट में 20 रुपीज़ हो तब उनको इनका बेनिफिट मिलता है। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स, दिस टाइप ऑफ शेयर्स आर रजिस्टर्ड इन रिकॉग्नाइज्ड शेयर मार्केट, सो परचेस एंड सेल ऑफ शेयर्स एट मार्केट प्राइस कैन बी डन फ्रीली। अब जब भी इक्विटी शेयर्स आप लेते हो तब आपको शेयर मार्केट यानी आप कह सकते हो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सो उससे क्या हो जाएगा, आपको जब भी परचेज और सेल करना हो तो आप मार्केट में कोई भी बिना कोई रिस्ट्रिक्शन आप इजीली सब कुछ कर सकते हो। देन टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, फर्स्ट इज ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, दिस शेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज विच रेज शेयर कैपिटल इट इज़ कंपल्सरी टू इशू इक्विटी शेयर्स। अब जब शेयर्स वो इशू करते हैं, जब शेयर्स वो रेस करते हैं तब उनको इक्विटी शेयर्स भी रेस करना कंपलसरी होता है। दिस शेयर होल्डर्स आर ट्रू होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ओनली दिस शेयर होल्डर्स बियर द रियल रिस्क ऑफ बिजनेस बिकॉज इट इज़ नॉट डेफिनेट टू गेट डिविडेंड एंड इफ रिसीवेबल देन द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। अब
ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स जिनके पास होते हैं, उनके ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि उनको जो भी डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा वो प्रॉफिट के हिसाब से, उस कंपनी ने लॉस फेस किया तो उनको रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलेगा, इफ़ प्रॉफिट हुआ तो उनको मिलेगा, यानी उनका जो डिविडेंड रेट है वो फिक्स नहीं होता है। मोर ओवर, इफ द कंपनी बिकम्स इंसॉल्वेंट और गोज इनटू लिक्विडेशन, दिस फंड रियलाइज after selling the assets, then debts are paid and after that in the end they repaid their capital। अब कभी भी जो कंपनी है उनके ज़्यादा डेप्थ हो गया यानी ज़्यादा कर्जा है तो उस समय वो इंसॉल्वेंट कर देते हैं, अचानक से बंद करना, या फिर उनकी इच्छा हो कि लिक्विडेशन सब कुछ वो सेल कर देते हैं। ऑन दैट टाइम क्या होगा कि पहले वो अपने जो भी एसेट्स है उनको सेल करेंगे, उसके बाद वो जो भी डेब्ट्स हैं यानी जिसके पास से उन्होंने लोन लिया है, कर्जा लिया है, उनको पेड करेंगे। उसके बाद उनके पास जितने पैसे बचेंगे तब वो सोचेंगे, then on that time they will repay their capital amount। Okay, the promoters issues these shares to raise the capital, keeping in mind their short term, medium term and long term capital requirement। जब भी promoters इसमें इशू करते हैं उस समय वो ध्यान रखते हैं कि ये कितने समय के लिए वो शेयर्स, जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए रिक्वायरमेंट के लिए वो कर रहे हैं, वो पहले वो अपने माइंड में याद रखते हैं। टू रेज लार्ज कैपिटल, द कंपनी डिवाइड्स द कैपिटल इनटू स्मॉल पार्ट्स और शेयर्स, सच ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर्स। अब शेयर्स किसे कहा जाता है कि जो कैपिटल है उनको मैं टुकड़ों में हिस्सा कर दूँ, यानी उनके छोटे छोटे हिस्से कर दूँ, डिवाइड करूँ छोटे छोटे पैर्स में। ऑन दैट टाइम आई कैन से दैट इज शेयर। ओके, कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, उसी को कहा जाता है शेयर्स। द परचेजर ऑफ दिस शेयर्स इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स, और जो इस शेयर्स को खरीदते हैं उनको कहा जाता है शेयर होल्डर्स। ओके, देन बी, स्वेट इक्विटी शेयर, कंपनी अलॉट शेयर टू द डायरेक्टर्स, persons working in company who possesses special knowledge and to employ at the discount or without consideration of cash, such shares are called sweat equity shares। अब कंपनी खुद अपने डायरेक्टर्स को या फिर जो वर्किंग पर्सन जो है जिसके पास स्पेशल नॉलेज है उनको जब वो सामने से खुद अलॉट करते हैं, अलॉट यानी उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप शेयर्स खरीदो, उस समय उस इक्विटी शेयर्स को कहा जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। ओके, देन सी, अदर इक्विटी शेयर्स। अदर इक्विटी शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स, उसमें भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स, अब ऐसे शेयर्स जिसमें आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। देन सेकेंड इज इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंट राइट्स इन रिलेशन ऑफ डिविडेंड एंड हैविंग वोटिंग राइट्स। अब सेकेंड क्या होगा कि उनको राइट्स भी होंगे डिविडेंड में हिस्सा लेने के लिए, एंड सेकेंड वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे, यानी दो बेनिफिट्स होंगे। ओके, देन सेकेंड टाइप इज प्रेफरेंस शेयर्स, meaning the shares having first right to receive dividend from company's profit and at the time of liquidation of company have first right of for getting repayment of capital, such shares are called preference shares। अब जिसने preference shares यानी वो होते हैं ऐसे shares जिसको पहले हक मिलता है जब प्रॉफिट कंपनी अर्न करता है, उस समय सबसे पहले डिविडेंड पेमेंट प्रेफरेंस शेयर को किया जाता है। वैसे ही जब लिक्विडेशन करना हो या डिसोल्यूशन करना हो कंपनी में, उस समय भी सबसे पहले रीपेमेंट ऑफ कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स को ही किया जाता है। हमने इसके पहले देखा था इक्विटी शेयर्स में कि इक्विटी शेयर्स कब मिलता है शेयर होल्डर्स को, जब वो पहले प्रेफरेंस शेयर को पेड अप कर देते हैं, देन उनके जितने भी डेब्ट्स होते हैं उनके बाद जो भी पैसे वो उनके पास रहते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं। बट सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स में ये दो पॉइंट सबसे मेन है कि सबसे पहले फर्स्ट राइट उनको मिलता है डिविडेंड रिसीव करने में, जब भी कंपनी प्रॉफिट या फिर लॉस वो जो भी करे, पर उस समय सबसे पहले हक प्रेफरेंस शेयर को मिलता है। एंड सेकेंड इज व्हेन द टाइम ऑफ लिक्विडेशन दे गेट द फर्स्ट राइट टू गेट कैपिटल रीपेमेंट। ओके, इसी को ही हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव फर्स्ट राइट टू गेट डिविडेंड एट फिक्स रेट।
अब प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, उनको एक फिक्स रेट दिया ही जाता है, उसी रेट में उनको डिविडेंड मिलता है। हम देखें तो इक्विटी शेयर्स के पास कोई भी डिविडेंड लेने के फिक्स रेट नहीं है, उनको जब प्रॉफिट होगा तब उनको मिलेगा, लॉस होगा उस समय इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता। पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उनका एक फिक्स परसेंटेज होता है, उसी रेट में उनको डिविडेंड मिलना ही चाहिए। देन राइट टू वोट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव राइट टू वोट फॉर मैटर रिलेटेड टू इंटरेस्ट ओनली। अब उनके हिसाब से उनको जिस जगह पर उनका इंटरेस्ट है उसी जगह पर ही उनको राइट टू वोट मिलता है, यानी वो वोट कर सकते हैं। Then preference, the investors preferring to buy this type of shares as they like to have a steady fixed income and security of their capital। अब इनमें प्रेफरेंस यानी इसमें क्या होता है मेन, कि क्यों इससे अट्रैक्ट होते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं इस टाइप में, उनका जो इनकम होता है वो फिक्स्ड होता है, स्टेडी होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। इफ़ द मार्केट प्राइस वैल्यू इज डाउन then also they get the fixed rate of preference dividend, and if the market price highs up, फिर भी उनको वही सेम परसेंटेज में ही उनको डिविडेंड दिया जाता है, इसलिए उसको फिक्स्ड इनकम या फिर स्टडी कहा गया है। अब उसमें उनको सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है, यानी कुछ ना कुछ उनको गिरवी रखें तो ही उनको मिलेगा। देन मार्केट प्राइस, द प्राइस ऑफ दिस शेयर्स यूजुअली रिमेन स्टेडी। इसका जो प्राइस होता है वो हमेशा वैसे देखें तो स्टेडी ही होता है। ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन देयर मार्केट प्राइस चेंजेस। अब उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीज हो तब ही उनके मार्केट प्राइस में चेंजेस आएंगे। प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क, in this type of share as compared with equity shareholders, the proportion of risk is less due to priority of repayment of capital। क्योंकि इनके पास इतना लेस रिस्क है, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर को ही दिया जाता है, दैट्स वाई दे हैव लेस रिस्क, ओके, एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। देन repayment of capital, at the time of liquidation of company, after repayment of all liabilities, preference shareholders have preference over equity shares to get repayment of capital। अभी थोड़ी देर वक्त पहले ही मैंने कहा कि जब वो लिक्विडेशन वो कंपनी करता है उस समय पहले वो जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं, यानी जिसके पास से भी उन्होंने क्रेडिट लिया है उनको पहले वो दे देंगे, उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आएगी, उसके बाद उनके पास पैसे बचे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो देंगे, ओके। देन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर 20 ईयर्स, यानी 20 साल पहले वो रिडीमेबल यानी उसको वो बेच सकते हैं, फिर से कर सकते हैं। देन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर 20 ईयर्स, यानी 20 ईयर्स के बाद भी वो उसको कर सकते हैं अपने पास। द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, देन बेसिक्स ऑफ डिफरेंस इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। देन कंपल्सरी, इट इज़ कंपल्सरी टू इशू ईच कंपनी, अब इक्विटी शेयर में आपको कंपनी को इशू करना ही पड़ता है। देन इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू इशू सच शेयर्स बाय ईच कंपनी, अब प्रेफरेंस शेयर ऑप्शनल है, आपको रखना हो तो आप रख सकते हो। देन रेट ऑफ डिविडेंड, इन इक्विटी शेयर्स इट इज़ नॉट फिक्स्ड बट इन प्रेफरेंस शेयर इट इज़ फिक्स्ड। देन राइट्स, देयर इज़ राइट टू अटेंड कंपनीज मीटिंग टू वोट एंड इलेक्ट मैनेजर्स, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इक्विटी शेयर्स को जनरल मीटिंग में जाना, इलेक्ट करना और वोट करना, ये सारे हक मिलते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर के इंटरेस्ट की बात हो तो ही वो वहाँ पर राइट टू वोट का हिसाब लेते हैं। देन फोर्थ इज रिस्क, अब ज़्यादातर रिस्क होता है हमेशा इक्विटी शेयर्स को एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर को बहुत ही लेस होता है। देन इन्वेस्टर, these shares are preferred more by investors who wish to take risk and speculate in shares। अब ज़्यादातर इंटरेस्ट सभी को, पीपल को, इन्वेस्टर्स को इक्विटी शेयर में होता है एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, क्योंकि इसमें आपको जब फ़ायदा होगा तो आपको ज़्यादा डिविडेंड रेट मिलेगा, पर इन प्रेफरेंस शेयर्स ज़्यादा फ़ायदा हो या नुकसान हो आपको फिक्स्ड एक इनकम ही आपको मिलेगा, इसीलिए ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो इक्विटी शेयर्स में फोकस ज़्यादा करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़ के। देन सिक्स्थ इज मार्केट प्राइस, देयर इज इंक्रीज डिक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स में जो मार्केट प्राइस होते हैं वो कभी इंक्रीज होती है कभी डिक्रीज होती है, बट
इन प्रेफरेंस शेयर प्रोपोर्शनेटली द प्राइस ऑफ शेयर्स रिमेन फिक्स्ड। प्राइस ऑफ शेयर हमेशा फिक्स्ड ही होता है, बट कभी कभी ही ऐसा हो या फिर कभी होता ही नहीं है कि उनको देखना ही नहीं पड़ता कि मार्केट प्राइस को उनको देखना ही नहीं है, क्योंकि उनका जो एक फिक्स रेट है इसीलिए। देन एडिशनल इन कैपिटल इन दिस टाइप ऑफ शेयर्स कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। अब एडिशनल कैपिटल उनको ज़्यादा कैपिटल भी मिलता है इक्विटी शेयर को, वो कब मिलेगा, जब ऐसा उनको राइट शेयर्स का बेनिफिट मिला हो या फिर बोनस शेयर्स मिला हो तभी। बट कैपिटल कैन नॉट बी रेज्ड। अब प्रेफरेंस शेयर्स के पास कुछ भी एडिशनल कैपिटल वो रेज नहीं कर सकते।